इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो आज कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी वजह है ये 3 पैराग्राफ का छोटा सा लेटर। इस लेटर में जो कुछ भी लिखा था, उससे पैदा होने वाला झगड़ा अगले 100 साल तक जारी रहेगा, इसका अंदेशा शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी नहीं था। ये लेटर 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर ने एक जिविश कम्युनिटी के हेड लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड के नाम लिखा था। इसराइल और फ़लस्तीन के बीच कौन गलत है, कौन सही, इन दोनों का आपस में झगड़ा किस चीज़ पर है और इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रोल है। आजकल ये टॉपिक दुनिया के सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक में से एक माना जाता है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बिल्कुल न्यूट्रल रहकर फैक्ट्स और फिगर्स पर बात करूं, ताकि किसी भी शख्स को एतराज़ ना हो सके। वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले फ़लस्तीन में किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं था। यहाँ मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हुआ करते थे और इनके साथ जीव्स और क्रिश्चियंस भी खुशी खुशी रहते थे। उस वक्त ये पूरा एरिया ओटोमन अम्पायर के कंट्रोल में था। इस मैप पर देखा जाए तो ओटोमन अम्पायर यूरोप से लेकर नॉर्दर्न अफ्रीका और मिडल ईस्ट के काफ़ी सारे हिस्से पर भी फैला हुआ था। इसको सल्तनत उस्मानिया कहा जाता था। कुछ अरब लीडर्स ओटोमन अम्पायर से खुश नहीं थे और खुद को ओटोमन अम्पायर से आज़ाद करना चाहते थे, और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए ओटोमन अम्पायर के दुश्मन ब्रिटिशर्स से चोरी चुपके जा मिले। ब्रिटिशर्स ने उनसे वादा किया कि अगर वो ओटोमन अम्पायर के खिलाफ जंग में उनका साथ देंगे तो उनको आज़ाद देश दिया जाएगा। और ऐसा ही एक वादा ब्रिटिशर्स ने यूरोप में रहने वाले जीव्स से भी किया था। जीव्स शुरुआत से ही एक ऐसी कौम रही है जिनका कोई प्रॉपर ठिकाना नहीं रहा, मतलब उनका अपना कोई मुल्क नहीं था। वो जहाँ भी रहते थे माइनॉरिटी कहलाए जाते थे। यूरोप में मौजूद जीव्स पहले ही काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे थे। उनको नफ़रत की निगाह से देखा जाता था और कई जगह उनका कत्ल भी किया जाता था। पर ऐसा क्यों था? इसके पीछे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट था। कई सदियों से क्रिश्चियंस ये मानते थे कि जीव्स की वजह से ही जीसस क्रिस्ट की मौत हुई। इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्रिश्चियंस जीव्स को यूरोप में बर्दाश्त नहीं करते थे। दुनिया भर में पहले से ही जीविश कम्युनिटी का नेटवर्क जैसे आज स्ट्रॉन्ग है, वैसे ही पहले भी था। वो फ़लस्तीन में अपना एक अलग देश बनाना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने मूवमेंट भी स्टार्ट कर दी, जिस मूवमेंट को ज़ियोनिज़्म का नाम देते थे। इस मूवमेंट की शुरुआत 1896 में थियोडोर हेज़ल नामी एक जीविश पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने की थी। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका इंग्लिश तर्जुमा जीविश स्टेट है। इसमें उन्होंने लिखा था कि यूरोप में रहने वाले जीव्स को अगर सुकून की ज़िंदगी गुजारनी है तो उन्हें फ़लस्तीन में एक अलग जीविश स्टेट बनानी होगी। स्टार्टिंग में कई जीव्स इस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट थे। वो कहते थे कि जीव्स के खिलाफ नफ़रत की वजह से वो अपनी कंट्री को क्यों छोड़े, लेकिन देखते ही देखते ये मूवमेंट एक पॉलिटिकल शक्ल में बदल गई। दुनिया भर के जीव्स फ़लस्तीन का रुख करने लगे। उनको अपनी कम्युनिटी की तरफ से फंड्स मिलने लगे। उनको वहाँ बिजनेस और फैक्ट्रीज लगाने के लिए पैसे भी दिए जाने लगे। 1917 में वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था, जिसमें ओटोमन एम्पायर को बुरी तरह से शिकस्त मिल रही थी। 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर ने एक जीविश कम्युनिटी के हेड को एक लेटर लिखा। इस लेटर में लिखा गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जीविश फ़लस्तीन में आकर अपनी अलग कंट्री बना ले, और इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट जीव्स का
पूरा सपोर्ट करेंगे। लेटर में ये भी लिखा गया था कि जो एग्जिस्टिंग मुस्लिम कम्युनिटीज़ फ़लस्तीन में रह रही है उनके सिविल और रिलीजियस राइट्स पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेटर लिखने के 1 महीने बाद ब्रिटिशर्स ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया और 400 साल ओटोमन एम्पायर का खात्मा किया। लेकिन सवाल ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जीव्स को अपनी अलग कंट्री क्यों दे रही थी। असल में ब्रिटिशर्स को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी कि ओटोमन एम्पायर के जाने के बाद यहाँ कोई ऐसा स्टेट बने जो फ्यूचर में ब्रिटिशर्स का साथ दे। फ़लस्तीन में दुनिया भर से जीव्स आने लगे। उन्होंने वहाँ अपनी फैक्ट्रीज खोली, अपने स्कूल खोले और अपनी आर्मी भी बनाई जिसका नाम रखा गया हगाना। फ़लस्तीन के अरब्स के पास ये सोचने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि ब्रिटिशर्स हमारी आज़ादी पे कोई काम नहीं करते बल्कि हमारी ज़मीन दूसरों को दे रहे हैं। कुछ सालों तक वो बर्दाश्त करते रहे, लेकिन 1939 में वहाँ के अरब्स ने आवाज़ उठाना शुरू की। लेकिन ब्रिटिशर्स के सामने आवाज़ उठाने का मतलब एक ही था, गद्दारी। फ़लस्तीन के अरब्स को इसके लिए सज़ा भी दी गई थी। कहीं तो अरेस्ट किए गए, कहीं लीडर्स को फ़लस्तीन से बाहर निकाला गया, कहीं को फांसी चढ़ाया गया। लेकिन फिर भी फ़लस्तीन के अरब्स ने स्ट्राइक ख़त्म नहीं की। इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मामले को सुलझाने के लिए पील कमीशन बनाई। इस कमीशन ने फ़लस्तीन के अनरेस्ट का ये सोल्यूशन निकाला कि फ़लस्तीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। ये सोल्यूशन फ़लस्तीन के अरब्स ने कबूल नहीं किया क्योंकि अनरेस्ट तो था ही इस बात का कि फ़लस्तीन डिवाइड क्यों हो रहा है। 1939 तक स्ट्राइक चलती रही। ब्रिटिश के वाइट पेपर पब्लिश होने तक ये स्ट्राइक कंटिन्यू रही। इस पेपर के अकॉर्डिंग पील कमीशन को रिजेक्ट किया गया। इसके अलावा फ़लस्तीन में नए जीव्स इमिग्रेशन पे पाबंदी लगाई गई और जो जीव्स फ़लस्तीन में पहले से ही रहते थे उनको अरब की ज़मीन खरीदने पर रोक लगा दिया गया। साथ ही ये भी फैसला हुआ कि अगले 10 सालों के अंदर फ़लस्तीन को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाएगा और वही जीविश लोगों की भी होम कंट्री होगी। इस वाइट पेपर ने जीव्स और ब्रिटिशर्स के बीच पहली बार कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया। जीव्स ने वाइट पेपर को मानने से इनकार कर दिया और पूरे फ़लस्तीन में ब्रिटिश गवर्नमेंट पर हमला शुरू कर दिया जिसमें कई लोग मारे गए। ये हमले कई महीनों तक होते रहे, लेकिन फिर इससे भी कुछ बड़ा हुआ। 1913 में वर्ल्ड वार 2 शुरू हुआ, जहां ये जंग दुनिया भर में 6 करोड़ लोगों की जान ले गया। वहीं हिटलर ने अपने डेथ कैंप्स में 60 लाख जीव्स को बेदर्दी से कत्ल किया। इस वाक़ये को होलोकास्ट कहा जाता है। 1941 और 1945 के दरमियान यूरोप में रहने वाले 66% जीव्स को हिटलर ने मार दिया था। बचने वाले जीव्स के पास फ़लस्तीन जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। लेकिन फ़लस्तीन में भी हालात कहाँ ठीक थे। वर्ल्ड वार 2 के बाद ब्रिटिशर्स थक चुके थे, लिहाजा ब्रिटिशर्स ने यहाँ से निकलने का फैसला किया। फ़लस्तीन का फैसला यूनाइटेड नेशंस के हाथ में सौंपा। उस टाइम फ़लस्तीन में जीव्स की पॉपुलेशन 6,30,000 थी और क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन 1,43,000 थी और मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 11,81,000 थी। देखा जाए तो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन जीव्स से डबल थी। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने फ़लस्तीन के पार्टीशन प्लान में 55% लैंड जीव्स को देने का प्रपोजल दिया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस प्रपोजल को 72% वोट मिले और ये फाइनल कर दिया गया फ़लस्तीन का 55% लैंड जीव्स को मिलेगा। जबकि यूएन ने आज तक इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि 30% पॉपुलेशन जीव्स की है
और 55% लैंड उनको मिल रहा है। उस वक्त यूएन असेंबली में इंडिया की भी प्रेजेंस थी और इंडिया ने भी इस फैसले के खिलाफ वोट दिया था। यूएन के इस रेजोल्यूशन को अरब की तमाम कंट्रीज ने रिजेक्ट कर दिया। अब फ़लस्तीन में अरब्स और जीव्स के दरमियान जंग शुरू हुआ, लेकिन जीव्स की आर्मी स्ट्रॉन्ग थी, उनका मुकाबला अरब नहीं कर पाई। 14 मई 1904 को डेविड बेन गुरियन ने ऑफिशियली स्टेट ऑफ इसराइल बनाने का ऐलान कर दिया और वो इसराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके बाद तमाम नेबरिंग अरब कंट्रीज ने मिलकर हमला करने का फैसला किया। ये फर्स्ट इसराइल अरब वार था, जिसमें 5 अरब कंट्रीज इसराइल पर हमला कर रही थी, लेकिन इसराइल को वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट था और उनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स भी था। लिहाजा अकेले इसराइल ने 5 अरब कंट्रीज को धूल चटाया। जंग ख़त्म होने के बाद यूनाइटेड नेशन ने जो फ़लस्तीन के लिए एरिया चुने थे, अब इसराइल उन पर भी कब्ज़ा कर बैठ गया। वेस्ट बैंक जॉर्डन के कब्ज़े में आ जाता है और गाज़ा स्ट्रिप इजिप्ट के कंट्रोल में। 1967 में और एक अरब इसराइल जंग होता है, जिसमें इसराइल ने वेस्ट बैंक, गाज़ा स्ट्रिप और इजिप्ट के पेनिनसुला पर भी कब्ज़ा कर लिया। इस सब के बीच फ़लस्तीन के लोग अपना अलग मुल्क बनाना चाहते थे। इसी मकसद से उन्होंने अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका नाम PLO रखा गया, यानी फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शुरू में हथियार उठाकर फोर्सफुली अपना अलग मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे थे। PLO ने कई प्लेन्स और शिप्स भी हाईजैक किए। इसी वजह से अमेरिका और इजराइल की जानिब से PLO को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया। कई कंट्रीज़ PLO को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानती थी, वो उनको सिर्फ रेवोल्यूशनिस्ट समझती थी जो खुद का मुल्क बनाना चाहते थे। 1974 में PLO को यूनाइटेड नेशन ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया, इस बिना पर कि ये फ़लस्तीन के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। 1979 में इजिप्ट और इसराइल के बीच में पीस टॉक्स कामयाबी से हो जाती है और इजिप्ट पहले अरब कंट्री बन जाती है जो इसराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती है। इस पर इसराइल इजिप्ट को उनका सिनाई पेनिनसुला वापस करता है, लेकिन 2 सालों के बाद इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर को एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की तरफ से मार दिया जाता है। 1992 में PLO और इसराइल के बीच पीस टॉक होती है। PLO के लीडर यासिर अराफात भी इसराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं और इसराइल के PM रैबिन भी PLO को रिकॉग्नाइज करते हैं और तस्लीम करते हैं कि PLO टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इस दौरान PLO भी स्प्लिट हो जाती है, उनका और एक विंग बन जाता है, जिनका मकसद एक ही होता है कि इसराइल से समझौता नहीं किया जा सकता। ये वही ग्रुप है जिसको आज हम हमास के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ इसराइल में भी एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बन जाता है जो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जाते हैं। वो भी वहाँ से चाहते हैं कि हम फ़लस्तीन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन इससे पीस टॉक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। PLO और इसराइल आमने सामने आकर इस मसले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब मसला ये था कि वेस्टर्न बैंक जो कि इसराइल के कब्ज़े में था, उन्होंने वहाँ पे अपनी एक पॉपुलेशन बनाई थी। तो सोल्यूशन ये निकाला गया कि वेस्ट बैंक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, A, B और C। A एरिया में PLO कंट्रोल करेगी, B एरिया में दोनों का कंट्रोल होगा, C में इसराइल का कंट्रोल होगा। लेकिन फिर 1995 में अचानक कुछ ऐसा होता है जो सारी पीस टॉक्स की धज्जियाँ उड़ा के रखता है। जीव्स का जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होता है वो अपने ही प्राइम मिनिस्टर का कत्ल कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वेस्ट बैंक में कोई भी फ़लस्तीन बसे। 1996 में फ़लस्तीन में पहला इलेक्शन होता है और पहली गवर्नमेंट बनती है
लेकिन हमास इलेक्शन से बायकॉट कर लेता है और इज़राइल में सुसाइड बॉम्ब करता है, जिसकी वजह से फ़लस्तीन और इज़राइल की नफ़रत पहले से कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। और इस वाक़ये के बाद इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच क्लैशेस होते रहते हैं। और इस अटैक से बचने के लिए इज़राइल ने वेस्ट बैंक में अपनी सेटलमेंट के इर्द गिर्द कंक्रीट वॉल्स खड़ी कर दी, जिससे फ़लस्तीन का रहना और भी मुश्किल हो गया है। 2006 में फ़लस्तीन में फिर से इलेक्शन होते हैं और अब की बार हमास जीत जाती है, और जिसकी वजह से हमास और पीएलओ के बीच में सिविल वार छिड़ती है और फ़लस्तीन दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। गाज़ा हमास के कंट्रोल में आ जाता है और वेस्ट बैंक पीएलओ के कंट्रोल में। ज़्यादातर जो इसराइल पे हमले होते हैं वो गाज़ा स्ट्रिप से ही होते हैं और इसी गाज़ा स्ट्रिप से मिसाइल दागे जाते हैं। इसी वजह से इसराइल ने गाज़ा स्ट्रिप के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी फेंस खड़ी कर दी है। आज हर दूसरे तीसरे साल हमास और इसराइल के बीच जंग छिड़ती रहती है। पिछली बार 2021 में इसराइल और हमास के बीच जंग छिड़ी थी और अब 7 अक्टूबर 2023 हमास ने इसराइल पर 5000 से ज़्यादा रॉकेट दागे। तब से इसराइल और हमास के बीच जंग जारी है और इस जंग में कई जाने जा चुके हैं और कई लोग जख्मी हुए हैं। गाज़ा स्ट्रिप में 785 लोग मारे जा चुके हैं और 12,493 जख्मी हुए हैं। इसराइल में 1400 लोग मारे जा चुके हैं और 4,629 जख्मी हुए हैं और इसराइल के 203 लोगों को हमास ने अगवा किया है।